अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपका बायोलॉजी ट्यूटर तलहा उस्मान आपको डी एकेडमी के प्लेटफॉर्म से वेलकम करता हूं। हमने पिछले चैप्टर्स में बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस किया था और बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स से अच्छे कमेंट्स मिले हमें और बहुत बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया। अब जो स्टार्ट करेंगे हम स्टार्ट करेंगे हमारे बुक का चौथा चैप्टर जिसका नाम है द सेल। सेल के बारे में आपको बेसिक बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आज उसको हम डीप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है द सेल। सेल की डेफिनेशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें बताया था कि आपको सेल पहले स्ट्रक्चरल है फिर फंक्शनल है। वो किस तरह से है हमने पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था। जब हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी को पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि सेल जो है वो पहले बनाता है, फिर उनसे काम लेता है और फिर जुड़ मिल के एक सेलुलर लेवल बनाता है, जो सेल मिलकर टिश्यू बनाता है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म और आगे चलते हुए ये दुनिया पूरी कायम है। तो मैंने आपको कहा था कि उसमें एक प्रॉमिस तरह से प्रॉमिस किया था कि जब सेल चैप्टर को पढ़ेंगे तो मैं आपको इसमें अच्छे खासे से सेल से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। सेल के अंदरूनी जो दुनिया है उसकी तरफ चलेंगे। तो हम सेल की तरफ चलते हैं। देखिए, सेल को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सेल को देखने के लिए हमें एक मशीन की ज़रूरत होती है, जिस मशीन का नाम है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप पहले डिस्कवर हुआ, पहले इन्वेंट हुआ। माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ। माइक्रोस्कोप इन्वेंट होने के बाद माइक्रोस्कोप का इन्वेंट होता है 1610 के अंदर, 1610 के अंदर माइक्रोस्कोप को इन्वेंट कर दिया गया। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक, 1665 के अंदर इस बंदे ने सेल को इंट्रोड्यूस किया। किस तरह से इंट्रोड्यूस किया कि वो अपने रूम के अंदर बैठा होता था, थोड़ा सा वो ना ड्रिंकर वगैरह था। तो पहले के दौर में जो पिस्टन आते थे ना वो वुडन पीस के आते थे। ठीक, तो उसका जो स्लाइड पर क्या हो गया, उसने रख दिया उस पिस्टन को, उस वुडन को, पीस को। तो देखा कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो थे वो इंटरनल सेशन में इस तरह से उनकी अपीयरेंस शो हुई। ठीक, तो वो हैरान रह गया कि ये क्या है। ठीक, फिर बताया गया कि हाँ भाई एक छोटी सी सेल है जिसका नाम रखा गया सेल्यूलाई। सबसे पहले जो नाम रखा गया था सेल का वो सेल्यूलाई है। सेल्यूलाई का मतलब होता है स्मॉल रूम्स। ठीक है मेरे बच्चे, स्मॉल रूम्स नाम रखा गया। फिर इस सेल को ज़्यादा बताया गया माइक्रोस्कोप को। माइक्रोस्कोप इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज़ यूज्ड टू सी द शॉर्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रो मटीरियल्स विच वी कांट सी विद आवर नेक्ड आई, जो हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप एक मशीन है जिसे यूज़ करते हैं। ठीक, माइक्रोस्कोप की बेसिकली जो है 3 अक़साम हैं। एक आपके पास नॉर्मल माइक्रोस्कोप आता है और उसके बाद है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है, आपके पास एक्सरे माइक्रोस्कोप आता है और एग्जैक्ट्रा ऐसे ही इनके बहुत सारे अक़साम आती हैं। ठीक है बच्चे, तो इनको डिस्कस करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि माइक्रोस्कोप के बारे में ना कोई इससे सवाल आया है कभी, ना ही कभी इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस है। बस ठीक है, पता होना चाहिए व्हाट इज माइक्रोस्कोप। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज यूज्ड टू सी दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द माइक्रो मटीरियल्स विच वी कांट सी विद आवर नेक्ड आई। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं सेल की। तो पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेल थ्योरी की कि सेल आया कैसे। ठीक है मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया था कि 1665 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसने बताया कि सेलुलाई है, एक स्ट्रक्चर है, जिसने बताया कि हाँ भाई चलो ठीक है। ये होने के बाद फिर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था शेवॉन। ठीक है बेटे, वो बॉटनिस्ट था। बॉटनिस्ट का मतलब है कि उसने प्लांट्स के बारे में एक अच्छी खासी स्टडी की हुई थी कि हाँ उसने क्या किया था, वैराइटीज़ पढ़ी थी लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा था। बताया था कि भाई प्लांट्स के अंदर है। तो उसने क्या किया, उसने दुनिया के तकरीबन प्लांट्स जो उस इलाके के अंदर मौजूद थे उनका एक एक टुकड़ा लिया। ठीक है, ऐसा हम कह लें कि उसका एक टिश्यू जो है वो कलेक्ट कर लिया सैंपल के तौर पर और वो लैब के अंदर ले आया। लैब के अंदर लाने के बाद उसने क्या किया कि उन सब प्लांट्स को चेक किया और बताया कि हाँ भाई सारे के सारे प्लांट्स के अंदर ये सेल जो है वो मौजूद है। ठीक, बताया गया भाई। उसके बाद एक थ्योरी आई, इसने एक पोस्टुलेट ऐड किया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। एक पॉइंट आ गई। तो इसका एक कज़न था, वो जूलॉजिस्ट था, उसने फिर वो एनिमल्स को पढ़ा हुआ था, तो उसने एनिमल्स के जो है वो ब्लड को या फिर किसी टिश्यू को कलेक्ट किया और उसने फिर एनिमल्स को चेक करना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा कि हाँ यार, जो यही चीज़ एनिमल्स के अंदर भी मौजूद है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? जो प्लांट्स के अंदर मौजूद थी वही एनिमल्स के अंदर मौजूद थी। इसकी पहली पॉइंट आप लिख लेते हैं कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ
लाइफ। ये सेल थ्योरी की पहली पॉइंट है कि सेल पहले बनाता है फिर उनसे काम लेता है, ये लाजमी है। फिर बताएगा कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। फिर जो साइंटिस्ट था हमारे पास शेल्डन, उसने क्या किया, जूलॉजिस्ट था तो एनिमल्स को चेक किया और उसने कहा कि हाँ एनिमल्स भी सारे इसके बने हुए हैं, तो उसने कह दिया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। अब देखें दो पॉइंट्स थी। अब एनिमल भी क्या है, ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट भी जो है ऑर्गेनिजम्स है, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन दोनों को मर्ज कर लिया आपस में अंदर। इन दोनों पॉइंट्स को मर्ज करके एक ही पॉइंट बना दिया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। मर्ज हो गई अब ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट मर्ज होकर एक में बन गई। अब पहली पॉइंट कौन सी थी, ये, दूसरी पॉइंट ये, तीसरी पॉइंट देखिए कि अगर सेल देखें एक है तो ये बढ़ता बढ़ता फिर इतने ज़्यादा कैसे हो जाते हैं। किसने कहा कि नए सेल बनते हैं, कुछ किसने कहा, कुछ ने कुछ अपने आइडियाज़ दिए, डिफरेंट किस्म के सजेशंस आए, डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ आए, अलग अलग चीज़ें आई, चलता रहा, ये दौर चलता रहा। फिर उस दौर के अंदर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रॉडोल्फ विर्चू, जिसे साइंस की दुनिया में अच्छे खासे जो लोग हैं, टीचर्स हैं, वो क्या कहते हैं, उसे नाम देते हैं मामा विर्चू। मामा भी कहते हैं इसे क्योंकि वो बायोलॉजी की दुनिया का एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट रहा है। मामा हम उसे प्यार में बोलते हैं क्योंकि उसने हमें अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दी थी अकॉर्डिंग टू द सेल। कि उसने कहा था कि भाई रॉडोल्फ विर्चू आया, उसने कहा कि देखें आप लोग जहाँ पर भी हैं, लेकिन मैं सेल के सही डेफिनेशन बताता हूँ कि सेल, न्यू सेल्स आर ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, क्या है मतलब इसका, कि जो नए सेल हैं वो पुराने सेल्स में से डिवाइड होकर आते हैं। देखें एक सेल रेप्लिकेशन हुई, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, फिर 120, इस तरह से बढ़ते 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 आगे ट्रिलियन मिलियन मिलियन ट्रिलियन और जो भी दुनिया बड़ा वो चल जाता है ना, वो सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। ठीक है बच्चे, तो उसने बताया, इसकी थर्ड पोस्टुलेट ऐड कर दी गई और उस पर सब एग्री भी हुए कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है, क्योंकि बाकी तो सेल बनने की ऐसी कोई साजिश थी ही नहीं और कोई मशीनरी लगी नहीं हुई थी। तो उसने बताया कि ऑल न्यू सेल्स आर कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है पहले से मौजूद होने वाले। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो पहले सेल थे उनसे ही डिवाइड होकर, देखिए एक सेल है, ठीक है, ये डिवाइड हुआ 2 के अंदर, ये फिर 2 के अंदर, ये फिर 2 के अंदर, अब ये फिर 2 के अंदर, तो इस तरह से ये बढ़ते 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 एक बहुत बड़ी दुनिया बन जाती है सेल की। ठीक है मेरे बच्चे, ये सारा सेल का हो गया। सेल तक आ गए, हाँ भाई सेल है, ये पता चल गया। सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी में हमें पता चल गया कि 3 पोस्टुलेट दी गई थी। पहला था सेल की डेफिनेशन कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, और उसके बाद जो दूसरी पॉइंट ऐड कर दी गई थी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, और थर्ड जो है वो इसके मौजूदगी के बढ़ते कैसे हैं, इनकी ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ रेट को वाला बात हुई थी, तो जिस पर रॉडोल्फ विर्चू ने अपनी थर्ड पोस्टुलेट ऐड कर दी कि ऑल न्यू सेल्स आर कमिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पुराने सेल्स डिवाइड होते हैं तो नए सेल्स बनते हैं। ये अब हमारे पास बात आ गई थी। उसके बाद बताया कि चलो भाई सेल के अंदर घुसते हैं। ठीक, इसके लिए मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको वो वीडियो शेयर कर दूंगा या फिर यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मैं आपको चलाकर दिखा दूंगा और बताता चलूँगा कि, लेकिन ये वीडियो तब दिखाऊंगा जब हमारा सेल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद बिल्कुल डायरेक्ट रिजेंबल है उसके ऑर्गेनिज के साथ। ठीक है बेटा, चलें सेल की दुनिया के अंदर ऐड होते हैं। तो सेल क्या है, पहले हमने सेल बेसिकली 2 चीज़ों के अंदर डिवाइडेड है। ठीक, एक होते हैं ऑर्गेनील्स, दूसरे होते हैं पार्ट्स। अब बच्चों को, काफ़ी सारे बच्चों को इस बीच में डिफरेंट नहीं पता कि ऑर्गेनील्स अलग है। अरे अच्छा, कब हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा है। देखें 2 चीज़ें, एक आप, एक आपके घर की दीवारें। ठीक, 2 हिस्सा। अब जो आप हैं वो घर के फर्द हैं। ठीक, आपने घर के डिफरेंट काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं। भाई बड़ा भाई ये काम करेगा, बाबा ये है, छोटा भाई ये है, अम्मी ये काम करती हैं, खाना बनाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती हैं। ये ऑब्सेशंस हैं। घर की दीवारें आपका कोई काम नहीं करती, वो आपके घर के पार्ट्स हैं। ठीक, इसी तरह से सेल के जो हैं वो एक ऑर्गेनील्स हैं, एक पार्ट्स हैं। सबसे पहले एक व्हाट इज ऑर्गेनील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें नहीं पता होता। देखिए ऑर्गेनील की डेफिनेशन क्या है, माइक्रोस्कोपिक फंक्शनल ऑर्गन ऑफ सेल। ऑर्गन ऑफ सेल, माइक्रोस्कोपिक, छोटे से माइक्रोस्कोप से दिखने वाले, फंक्शनल काम करने वाले, ऑर्गन हिस्से ऑफ सेल।
सेल के वो छोटे से हिस्से जो सेल का सारा काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनील्स। व्हाट आर द पार्ट्स? पार्ट्स आर द सेक्शंस ऑफ द सेल व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट the cell, which are responsible to give the shape to the cell, which are responsible to maintain the internal structure and infrastructure of the cell. वो पार्ट्स हो गए। आपके घर की जो दीवारें, वो हदें होती हैं ना, आपको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, आपके एनवायरनमेंट से आपकी सरहदों को अलग करती हैं, ठीक। इसी तरह से दो हैं ऑर्गेनील्स। कौन से आते हैं आपके पास? फॉर एग्जांपल आपके पास न्यूक्लियस जो है ऑर्गेनील आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, और गोल्जी बॉडी आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आ गया, लाइसोसाइम्स आ गए, प्लास्टिड्स आ गए, एक्सेट्रा जितने भी हैं, ठीक। इसके अंदर कौन से हैं? देखें, एक सेल वॉल आ गया आपका, सेल मेम्ब्रेन, और आपके पास कौन सा थर्ड वाला? साइटोप्लाज्म, ठीक। तीन हिस्से हैं, पार्ट्स हैं ये, ठीक, याद रखिएगा। अगर कहीं सवाल आता है व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ द सेल, तो आपने किसको टिक करना है? सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को, या फिर किसको? साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म ऑर्गेनील के अंदर इंक्लूड नहीं होता क्योंकि इसका कोई मेन फंक्शन ऐसा है नहीं विदाउट रोटेटिंग द ऑर्गेनील्स, ठीक। और ऑर्गेनील्स कौन से हैं? न्यूक्लियस आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, दे आर ऑल द ऑर्गेनील्स व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल टू फंक्शन डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस इन द सेल, which are responsible to play the environment, to maintain the environment, to give the different kind of opportunity to the cell to move and to live, to functions on other way, ठीक है मेरे बच्चे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल को। व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल डेड मटेरियल है, पहली बात याद रखिएगा। सेल का वो हिस्सा है जो डेड मटेरियल है, ये सेल वॉल। सेल वॉल परमिएबल है, ठीक है। सेल वॉल क्या है? परमिएबल मेम्ब्रेन है। परमिएबल किसे कहते हैं? परमिएबल कहते हैं जो हर चीज़ को इजाज़त दे दे। फॉर एग्जांपल आपके ना गार्ड होते हैं ना, गवर्नमेंट बैंक्स के गार्ड होते हैं, कुछ भी, वो क्या करते हैं? अगर कोई आ रहा है जा रहा है, किसी भी गवर्नमेंट इदारे होते हैं, कुछ भी आ रहा है जा रहा है, किसी से कोई पूछते नहीं, बार बस कुछ रह के बैठे होते हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई आ रहा है कोई जा रहा है, जो हो रहा है। लेकिन अगर आप देख लें उस साइड पर प्राइवेट सेक्टर्स में चले जाएँ तो पहले आपको चेक करता जाता है स्कैनर मशीन से, ये वो एक्सेक्टर, तो एक एक्टिविटी फॉर्म होती है, रोका जाता है कि भैया आप नहीं, आप जी हाँ जाएं। तो ये सिलेक्टिव होती है, एक सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जो सेल मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, सेलेक्ट किस चीज़ों को सिलेक्ट करती है कि ये हमारे लिए बेनिफिट है तो भेज दें। सेल मेम्ब्रेन में, सेल वॉल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, परमेबल है, जो आ रहा है जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आए जाए। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहती है? ये घर की दीवार है, ठीक। अब दरवाज़ा जो है वो डेड मटीरियल फॉर एग्जाम्पल, ठीक, तो उसके कौन क्रॉस कर रहा है, कौन खोल रहा है, कौन बंद कर रहा है, इससे किसी चीज़ को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दरवाज़ा सिर्फ क्या करता है? खोलने और बंद करने के लिए ये है। सेल उस दरवाज़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कौन से को पड़ता है? वो चीज़ जो लिविंग मटेरियल हो, ठीक। ये डेड है, ये डेड मटेरियल है, ठीक। ये शेप मेंटेन करती है, प्रोवाइड करती है। सेल मेम्ब्रेन किसके अंदर मौजूद होती है? ये एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती है। बाकी प्लांट आपके हो गए, बैक्टीरिया आपके पास हो गया, या फंजाई, ये तीनों के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। तीन ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं आपके पास, एक है प्लांट, एक है बैक्टीरिया, एक है फंजाई। इन तीनों के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, ठीक है। इसकी जो बनी है प्लांट की जो सेल वॉल है वो बनी होती है आपकी सेलुलोज प्लस पेक्टिन की। जो बैक्टीरिया की है वो कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन की बनी होती है, और जो फंजाई है वो फंगस सेलुलोज प्लस चिटिन की बनी होती है। ये इनका मैन और फंक्शंस, इन तीनों के अंदर फंक्शंस क्या है? सिर्फ मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ठीक है, और कोई फंक्शन इसका नहीं है, ठीक है मेरे बच्चे। उसके बाद आते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तीसरा नाम यूनिट मेम्ब्रेन है, चौथा नाम प्लाज्मा लीमा है। इसको 4 नेम दिए जाते हैं: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा। ये 4 यह नाम याद रखिएगा। अगर इनमें से कोई भी नेम एमसीक्यूज के अंदर आ जाए, टेस्ट के अंदर आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई पूछ ले, तो आप आराम से बता सकते हैं कि प्लाज्मा लीमा इज सेम as a cell membrane. It is the second name, or the third name, or the fourth name, exactly whatever you want to say, whatever you want to use the word, you can use whatever the name you want to put it on the notes or the guidance or the lectures, whatever you want to do, you can put any kind of name which are given. 4 names in the listed. That first is cell membrane, plasma membrane, unit membrane and plasma lemma. ठीक है बेटा। सेल वॉल से इसे कंपेयर करते हैं तो सेल वॉल जो है वो हमने पढ़ा था कि वो क्या है? डेड मटेरियल है, जबकि ये लिविंग मटेरियल है, ये लिविंग है।
उसे हमने पढ़ा था कि वो जो है वो परमेबल मेम्ब्रेन है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि ये सिलेक्टिव चीज़ों को जो है वो अंदर भेजती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वाटर आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ें क्या है, ये सेल के फायदे के लिए हैं, ठीक। मैं मिसाल देकर समझाता हूँ। आप घर में मौजूद हैं, आपके घर का जो दरवाज़ा है वो नॉक होता है, ठीक। आप बाहर गए, आपने देखा कि बाहर कोने दरवाजे पर चाचू हैं, मामू हैं, भाई हैं, कज़न हैं, जो है वो अगर आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें अलो करते हैं कि यस यू मे अलो टू कम इनसाइड, क्योंकि वो आपको पता है कि ये हमारे घर के अपने फ़र्द हैं, ये घर आएंगे, आराम से आ सकते हैं, ये सब कुछ। लेकिन अगर आपका नॉक होता है और देखते हैं कि बाहर का कोई बंदा है, ठीक, जो आपकी जान पहचान से अलग है, तो इसमें क्या होगा, आप उसे अलो नहीं करेंगे। आप कहेंगे भाई आप हमारे के लिए हिस्सा नहीं है तो आप अंदर नहीं आ सकते। जो सेल की चीज़ें हिस्सा हैं वो उन्हें सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, अलो करती है। जो हिस्सा नहीं होती, जो नुकसान देती है, जो हार्मफुल होती है, उसे बाहर निकाल देती है। ये सेल मेम्ब्रेन हिस्सा है, ठीक है बेटा। उसके बाद सबसे बड़ा काम क्या है इसका, सेल मेम्ब्रेन का काम है ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है मेरे बच्चे। क्या है काम, ट्रांसपोर्ट करना। ये चीज़ों को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, ठीक। इसके कुछ प्रोसेस हैं जो मैं आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस हमारे अंदर आता है जिसे कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसे कहते हैं, मैं आपको सिंपल बता देता हूं। डिफ्यूजन कहते हैं मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब हायर से मतलब इसका ऊपर नहीं समझिएगा, हायर का मतलब होता है ज्यादा, ठीक। लोअर का मतलब नीचे नहीं, लोअर का मतलब होता है कम, मतलब ज्यादा क्वांटिटी वाला कम क्वांटिटी की तरफ मूव करेगा। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। इस प्रोसेस के अंदर मेरे बच्चे, इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी यूज नहीं होती। देयर इज नो यूज ऑफ एनर्जी, देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। यहां पर एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। देखें पानी है ना, अब जमीन के अंदर पानी कम ज्यादा होता है और आपके जो प्लांट्स होते हैं उनके पानी कम होता है, ठीक है मेरे बच्चे। पानी मूव कर रहा होता है, ठीक। पानी जैसे ही रूट्स के हेयर, रूट हेयर्स जो है उनके साथ मिलने के बाद क्या होगा, वो पानी एडजस्ट करेगा, उनकी वाटर मूवमेंट होगी, मूवमेंट के साथ वो उसे कैच करता हुआ अपर ले जाएगा। तो फिर हम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है मेरे बच्चे। उसके बाद क्या है आपके पास, नेक्स्ट इसका बिल्कुल अपोजिट आता है जिसका नाम है, अब इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इसका बिल्कुल अपोजिट है। देखें इसके अंदर क्या था, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। इसका अपोजिट क्या होगा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। अब देखें मैं आपको समझा देता हूं, अगर आप भीड़ के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे ना, बाहर कम है लोग, किसी जलसा है, कोई फंक्शन है, कोई कॉन्सर्ट वगैरह है, आतिफ असलम साहब आए हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप जब उसे आगे जाएंगे, मैं करीब से जाऊं, देखूं और स्टेज के बराबर में खड़े हो जाऊं, भीड़ की तरफ जाएंगे ना, तो उसमें क्या होगा, आप कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं तो आपको धक्के वक्के लगाने होंगे, कोई मेहनत करनी होगी, कोई स्वयं करना होगा कि आई हैव टू मेड अ वे टू गो फ्रंट लेवल, ठीक है बेटा। तो आपको उसमें एनर्जी लगेगी, आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो कहेंगे हाँ भाई बहुत मेहनत लगी और मैं पहुँच गया। लेकिन अगर आप वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, बस स्टेज के बराबर में खड़े हुए थे, आपने कहा मैं बाहर निकलता हूँ, जैसे मुड़े तो लोग आपको खुद ही रास्ता देंगे भाई बाहर निकले, रश कम हो। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ एनर्जी आपकी बहुत कम यूज होती है, जबकि आप लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो आपकी एनर्जी यूटिलाइजेशन होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कुछ इसी तरह से हिस्सा है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन विथ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इसमें आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसका एक और सेशन आता है जिसका नाम है ऑस्मोसिस, ठीक है मेरे बच्चे। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं वही डिफ्यूजन वाला प्रोसेस है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन इसके अंदर सारे मॉलिक्यूल्स नहीं आएंगे, इसके अंदर हम काउंट करेंगे सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स। कौन से बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स। इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, आप लोग लिखें, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन से थोड़ा सा ये अलग है और उसका मेन डिफरेंस है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है मेरे बच्चे। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर जो है वो फास्फोलिपिड्स की बनी हुई है, उसके अंदर फास्फेट और प्लस लिपिड एड है, फैटी एसिड्स हैं। अब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, देखिएगा। आपके पास कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, 3 कार्बन मौजूद हैं आपके पास। पहला फैटी एसिड्स मौजूद हैं, ठीक। दूसरे पर भी फैटी एसिड्स मौजूद हैं और थर्ड में आपके पास फास्फेट एड है,
ठीक है बच्चे, ये जो हिस्सा कहलाता है ये कहलाता है हेड, ये जो हिस्सा कहलाता है ये टेल कहलाता है। अब हेड कौन सी साइड होता है? ऊपर होता है, आप इसे मिलाएं और यहाँ पर आपने इसके इस तरह से करना था। यहाँ पर कौन साइड है? फॉस्फेट, यहाँ पर फैटी एसिड से कार्बन। यहाँ पर थोड़ा सा टर्न होता है यहाँ से ना, इस जगह से देखें ये जो लेयर है वो थोड़ी सी चेंज हो गई। ये किस साइज होती है? ये बात याद रखिएगा, ये बहुत से बच्चों से मिस होती है। जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है, ठीक है, कार्बन का डबल बॉन्ड स्टार्ट हो जाता है तो डबल बॉन्ड से ये जो लेयर है वो थोड़ी सी टर्न होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये फेट है, अब ये स्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा होता है, ये फॉस्फेट आ गया ये, ठीक है मेरे बच्चे। अब इसमें से एक जो हिस्सा है फैटी एसिड वाला हिस्सा है वो क्या है? इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक, इसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक और फोबिक में फर्क पता है मेरे बच्चे? देखें, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटिंग, ये पानी को रिपेल करता है। आपने देखा है ना कि कभी भी ऑयल और वाटर आपस के अंदर मिक्स नहीं होते। दूध को पानी से मिलाएं तो मिक्स हो जाएगा, शरबत को मिलाएं तो मिक्स हो जाएगा, दूसरी चीज़ों को मिलाएं तो एडजस्ट हो जाते हैं, एक मतलब मिक्सचर बन जाता है। लेकिन वाटर को जब ऑयल से आप मिलाएंगे ना तो कभी भी वो मिक्स नहीं होगा, ठीक है मेरे बच्चे। मिक्स ना होने की वजह क्या है कि जो ऑयल है वो वाटर रिपेलेंट है, ठीक है। पानी के अंदर आप देखिएगा ऑयल ऊपर ऊपर खड़ा होता है, तो ये वाटर हेटिंग है। फिलिक क्या है? एक्सेप्ट करने वाला, वाटर लविंग, एक्सेप्ट करने वाला है, ठीक है मेरे बच्चे। तो इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे सेल मेम्ब्रेन में तो आपको पता चलेगा कि कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से मिलता है। ये जो है वो वाटर हेड करती है, रिपेल करती है, ये जो है वो एक्सेप्टर्स होते हैं। इनके बीच में मौजूद होती हैं दो किस्म की प्रोटीन्स, एक इस तरह से होती है, एक इस तरह से प्रोटीन मौजूद होती है। एक प्रोटीन होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक, एक होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब दोनों के अंदर फर्क है, इसको थोड़ा समझिएगा। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कैसे कहते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं ऐसी प्रोटीन जो दोनों लेयर्स के अंदर एडजस्ट हो जाए। बात समझ आ रही है आपको? इंट्रिंसिक किसे कहते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन एक ऐसी प्रोटीन है जो इस सेल मेम्ब्रेन के दोनों लेयर्स के अंदर एडजस्ट हो जाए। ये यहां से स्टार्ट हो फर्स्ट लेयर से और सेकंड लेयर को क्रॉस करते हुए वापस चली जाए, इसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कौन सी है? ऐसी प्रोटीन जो सिर्फ एक लेयर के अंदर एडजस्ट हो। देखें मैं आपको सिंपल समझा देता हूं, यहां पर बना के ना आराम से। ये दो लेयर्स हैं, ठीक। एक ऐसी प्रोटीन, एक प्रोटीन यहां से स्टार्ट हुई, यहां पर खत्म हुई, दोनों मेम्ब्रेन्स कवर हो गई, इसे कहेंगे इंट्रिंसिक। एक मेम्ब्रेन यहां से स्टार्ट हुई, यहां पे खत्म हुई, इसे कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक। ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। इन दोनों का काम क्या होता है? ये फैसिलिटेड प्रोटीन्स भी कहलाती हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? फैसिलिटेड प्रोटीन्स। फैसिलिटेड प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स को फैसिलिटेट देती हैं। कंजुगेशन मॉलिक्यूल्स आपने सुना होगा, कंजुगेशन, दो चीजों को ऐड करना। अब देखें, एक ऐसा मॉलिक्यूल है फैट, मिसाल के तौर पर, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि वो साइज में लार्ज होता है। तो वो क्या करेगा? इससे कहेगा यार मेरे क्रॉस कर दो भाई, यार मुझे जाना है अंदर। हम कहते हैं ना रिश्वत दे देते हैं, 5 रुपये भाई अंदर डाल दो, अंदर डला दो, मुझे हम काम है, जल्दी जाना है, फारिग करना है, ये हुआ। तो हम क्या करते हैं? रिश्वत दे देते हैं भाई, ठीक है। तो ये इसके बाद आएगा, रिश्वत देगा, मुझे अंदर भेज दो, मेरा काम हो जाएगा, मुझे जल्दी फारिग हो जाऊंगा मैं, मुझे जाना है, कहीं और काम करना है वगैरह। तो ये क्या करेगा? आपने सुना होगा लिपोप्रोटीन, मिसाल के तौर पर एक ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। लिपो जो है वो लिपिड को इंडिकेट करता है। इसका आधा नाम इसलिए है लिपो क्योंकि इसका सेशन हुआ है, ये आधा है। प्रोटीन फुल नाम है क्योंकि फुल प्रोटीन है, ये समझिएगा। लिपोप्रोटीन, ग्लूकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, डिफरेंट चीजें हैं। अब देखें, प्रोटीन का नाम हर बार आप कहीं में फुल देखेंगे, और जबकि आपको बाकी जो चीजें आती हैं वो क्या है? आधी हैं। ग्लाइको, कार्बो, अभी आधे आधे क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स क्या हैं? आधे आधे हैं, ठीक है बच्चे। तो ये क्या करता है? ये फैसिलिटेट करता है, उनको यहां से अटैच किया, फिर अपनी टर्न चेंज कर देता है और इंटरनल को टर्न कर देता है, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है चीजों को एक साइड से दूसरी साइड पर, ठीक है। एक और प्रोसेस आता है आपके पास, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? एंडोसाइटोसिस के दो फेजेस आते हैं, एक पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। पहले एंडोसाइटोसिस के हम दो फेजेस पढ़ते हैं। एंडोसाइटोसिस मतलब होता है खाना,
ठीक, अंदर सेल को अंदर ले जाना, सेल के इनसाइड जाना। दो प्रोसेस हैं, एक फेगोसाइटोसिस, अगर सॉलिड पार्टिकल है, कोई सॉलिड पार्टिकल है जिसको आपने सेल के अंदर भेजना है या सेल अंदर लेकर जा रहा है, मैं बात कर रहा हूं सॉलिड पार्टिकल की, तो उसको हम नाम देंगे कि फेगोसाइटोसिस हो रही है। A solid particle, a solid material is going inside the cell is known as phagocytosis. अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल है, अगर उससे हमने अंदर भेजना होता है तो उसे कहेंगे पिनोसाइटोसिस। पीना, पी से पीना, पी से पानी, ठीक है, तो पी से पिनोसाइटोसिस। अगर सेल को बाहर निकालना है चीज़ों तो उसे कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस फिर वही प्रोसेस है। अगर सॉलिड मटेरियल बाहर आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस का कौन सा सेशन, फेगोसाइटोसिस। अगर वाटर बाहर आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, पिनोसाइटोसिस, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं। आपका सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बारे में कोई सवाल हो या कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे सवाल लिखकर भेज सकते हैं तो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद हमारे पास आता है साइटोप्लाज्म, यह आज हमारा लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम फर्दर दूसरे लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, दूसरे वीडियोज़ के अंदर पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस है, एक सॉलिड पार्टिकल है। देखें, मैं प्योर वाटर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक है मेरे बच्चे। जेली लाइक सब्सटेंस इसलिए क्योंकि इसकी जो विस्कोसिटी है वो थोड़ी हाई है। अगर ये प्योर वाटर होता तो इसके अंदर बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं, मिसाल कार्बन आया, प्रोटीन आया, मिनरल्स आया, विटामिन्स आए, तो वो इसके अंदर डिजोल्व हो जाते। ये सॉलिड है ना, तो इसलिए इसे क्या रखा गया, खुदा की कुदरत ने इससे क्या रखा है, ये जेली लाइक रखा है कि उसके अंदर मिक्स जरूर हो लेकिन इसके अंदर डिजोल्व ना हो। इसका काम क्या है, ये पूरे सेल के अंदर मौजूद होता है इस तरह से, इसके अंदर सारे ऑर्गन मौजूद। ये करते क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ रोटेशन करवाता है, ठीक है। एक तो सेल के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करता है। उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ये रोटेशन करवाता रहता है, ऑर्गेनेल्स की घुमाता रहता है, ठीक है मेरे बच्चे। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। मैं आपको एक रिवीजन करवा देता हूँ। हमने आज पढ़ा बायोलॉजी का 4th चैप्टर सेल के अंदर हमने सेल को पढ़ा, फिर सेल थ्योरी के पढ़ा, सेल थ्योरी में हमने उसके 3 पोस्टुलेट्स को पढ़ा। उसके बाद हमने ऑर्गेनेल्स की डेफिनेशन पढ़ी, पार्ट्स को पढ़ा, पार्ट्स के बाद हमने ऑर्गेन को डिस्कस किया, ऑर्गेन के बाद हमने उनके पार्ट्स को पढ़ा। सेल के अंदर हमने 3 पार्ट्स पढ़े, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। सेल वॉल जो है वो डेड मटेरियल है, ये लिविंग है। ये सेल वॉल जो हमारे पास परमेबल मेम्ब्रेन है, तो हमारे पास सेल जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये जो है वो सिर्फ प्रोटेक्टिव है, तो ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। साइटोप्लाज्म में जेल लाइक सब्सटेंस है जो मॉलिक्यूल्स को या फिर ऑर्गेनेल्स को रोटेशन करने में काम आती है। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।